$1.85 per equity share. Opens on December 14, 2021. Closes on December 16, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। और हमारी जो आज हमारे शो में पर्सन और पर्सनालिटी जुड़ रहे हैं, वो खुद भी एक तरह से स्वदेश पर्सनालिटी हैं। इंडियन ओरिजिन के होने के बाद कोलकाता में बॉर्न एंड रेज्ड, उन्होंने भारत में अपनी पढ़ाई की और बाकी की पढ़ाई उन्होंने यूएस में की और एक बहुत बड़े ग्लोबल फंड के साथ काम किया। और अब गौतम बैद, जो कि एक इंटरनेशनल अक्लेम्ड राइटर एंड ऑथर भी हैं, वो अपना खुद इन्वेस्टमेंट व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया ओरिजिन। इंडिया के मार्केट से पैसे लगाएंगे इन्वेस्टर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन इन्वेस्टर्स एज वेल एज ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो हम उनका स्वागत करते हैं। गौतम, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। आप यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंडिया में आपको तो मालूम ही है, आपके बहुत सारे फैंस एंड फॉलोअर्स हैं, तो उनके लिए हमने एक ट्रीट इस शो के फॉर्म में आज रखी हुई है। थैंक यू अजय। आई होप आज के डिस्कशन से काफी लोगों को बेनिफिट मिले। राइट। सो गौतम, सबसे पहले आपसे ये समझेंगे कि आपने काफ़ी साल स्टडी किया, उसके बाद आप टीच भी करने लगे, एक तरह से कोच हो गए इन्वेस्टिंग, और आपका ग्लोबल जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयज़ थे, और अभी आपका मॉडल जो चेंज हो रहा है, खुद इंडियन मार्केट में एक आपने इन्वेस्टमेंट व्हीकल स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स लॉन्च कर रहे हैं आप। सो ये आपका ट्रांजिशन कैसा हुआ, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। सोचा कि इतने सालों का जो तजुर्बा और अनुभव है, उसको क्यों ना रिटेल इन्वेस्टर्स एंड वर्किंग क्लास फैमिलीज के लिए जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सो इसलिए मेरी कंपनी इंडिया में स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड हाल ही में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म बनी है, और हमने रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एचएनआईज एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्मॉल केस ऑफरिंग निकाला है इंडियन मार्केट में, ताकि लंबे अवधि में बड़ा वेल्थ लोग बना सकें। राइट। तो गौतम, नैरो डाउन करने से पहले एक आपका ब्रॉड व्यू जानते हैं, क्योंकि आप एक खुद भी इंडियन हैं, आप इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं, प्लस आप ग्लोबली बहुत अच्छे अक्लेम्ड इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करते रहते हैं और टच में रहते हैं, जो इंडिया का कम्प्लेक्शन चेंज होता हुआ देख रहे हैं कुछ अरसे से। तो वो कैसे इनपुट्स हैं? आपके पास एक एक्सटर्नल व्यू भी है इंडिया का, जो टॉप ऑफ द लाइन व्यू है, जो आपने गैदर किया है अपने एक्सपीरियंस से और अपने नेटवर्क से, प्लस आपके पास एक इनसाइडर व्यू है। तो ये बिग पिक्चर जो इंडिया अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में समझाइए। सो बेसिकली हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कोई भी नेशन जब $2 ट्रिलियन जीडीपी से $5 ट्रिलियन तक जाती है, उस समय सबसे मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन होता है शेयर मार्केट में फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉरेनर्स के बीच में। इंडिया का ओपिनियन बहुत पॉजिटिव है निवेश के लिए, एंड लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारी। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स पिछले कुछ सालों में हम लोग लाए हैं, जीएसटी हो या रेरा हो, और हाल ही में बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, प्लस हर साल इंक्रीमेंटली ऑन द मार्जिन हर साल इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। सो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बरकरार है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड ओवरसीज इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। राइट। गौतम, ये भी एक्सप्लेन करें कि आपका खुद का इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ या कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स। आपने भी अपनी मिस्टेक्स की होंगी अर्ली इयर्स में, फिर आपने ग्लोबल बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स को स्टडी किया। इनफैक्ट आपकी किताब में के ऊपर भी सपोर्ट है मिस्टर बफेट का भी, और आप सबसे मिले टॉप इन्वेस्टर्स। तो आपका इनका इन्फ्लुएंस आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल को इवॉल्व होने में कैसा हुआ है? जी अजय, सो शुरुआत में जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी, तब मैं लो प्राइस टू अर्निंग्स, लो प्राइस टू बुक स्टॉक्स दिखता था, क्योंकि मैंने बेंजामिन ग्राहम की किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ के शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने वॉरेन बफेट, फिल फिशर और चार्ली मंगर के बारे में पढ़ा, और फिर क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया। लेकिन आज के दिन मेरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट काफी ब्रॉडन हो गया है। आज इसमें सिक्लिकल्स, कमोडिटीज, special situations like demergers, reverse mergers, turnarounds, growth at a reasonable price, hyper growth at a expensive price, multiple areas में आज मैं निवेश कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले 15 सालों में हर साल कुछ ना कुछ नया सीख कर
मैं आगे बढ़ा हूँ और अपना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट को चौड़ा किया है। सो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी सिंगल स्ट्रैटेजी या स्टाइल हर मार्केट कंडीशन में चलती नहीं है, एंड इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम पढ़ लिख कर अपने हॉराइजन्स बढ़ाएं एंड बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदलें और ग्रो करें, ताकि मार्केट में जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं उनमें हम निवेश कर सकें। एंड एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हर वक्त इंडियन शेयर मार्केट में कोई ना कोई सेक्टर में बुल मार्केट चल रहा होता है। अब देखिए 2009 से 2013 के बीच में जब बेयर मार्केट चल रहा था, उस समय भी फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज और एफएमसीजी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को खूब पैसे बना के दिए। लेकिन अगर आप उन सेक्टर्स में रुचि नहीं रखते और अगर आपको आइडिया नहीं होता उन सेक्टर्स के बारे में, तो आप वो बुल मार्केट मिस कर देते। सिमिलरली पिछले साल मार्च से लेकर अभी तक काफी सेक्टरों में बुल मार्केट शुरू हो गया है, स्पेशली इंटरनेट कंपनीज में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, फिनटेक, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, इतने सारे नए इंडस्ट्रीज में बुल मार्केट शुरू हो गया है कोविड के चलते। सो हमें सीखते रहना चाहिए एंड बढ़ते रहना चाहिए मार्केट में अगर सफल निवेशक बनना है तो। राइट। गौतम, हमारी तो काफ़ी सालों से बातचीत हो रही है। मैंने खुद देखा है कि आप जो है अपने पोर्टफोलियो और सिलेक्शन के क्राइटेरिया काफ़ी डिस्कस करते हैं कि किस तरह की कंपनीज को जज करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, किस तरह की कंपनी लॉन्जिविटी ग्रोथ वाली होती है। तो नाउ जब आप इंडियन मार्केट्स में खुद प्लंज ले रहे हैं एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड मनी मैनेजर, अदर पीपल्स मनी यू विल बी मैनेजिंग, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क किस तरह से डिजाइन किया है, उसके पीछे के थॉट प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। जरूर। सो स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स आइडेंटिफाई करती है इमर्जिंग कंपनीज और एस्टैब्लिश कंपनीज इन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। सो जहां तक इमर्जिंग कंपनीज का सवाल है, हम इस्तेमाल करते हैं अ फ्रेमवर्क कॉल्ड वेरिएंट परसेप्शन। वेरिएंट परसेप्शन का मतलब ये होता है कि जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आज के दिन लो है, जब वो बढ़ता है और साथ में अर्निंग्स ग्रोथ आती है, तो उन कंपनीज की वैल्यूएशन री रेटिंग होती है और आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये एक तरह का स्टाइल है वेरिएंट परसेप्शन। दूसरा, हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स में। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स मिलती हैं उन इंडस्ट्रीज में जिनमें मोनोपोली या ओलिगोपोली स्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री टेलविंड हो, लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ हो, काफी साल आगे के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी हो। इनमें आपको बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज मिलेंगी, लेकिन उनके दाम और वैल्यूएशंस काफी हाई होंगे, तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलेंगी। सो अब एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आपके पास लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स भी हो और साथ साथ ये शॉर्टर टर्म टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज भी हो जो वेरिएंट परसेप्शन से आते हैं। सो ये हमारा ब्रॉड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, वेरिएंट परसेप्शन और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। राइट। गौतम, एक बात नेसेयर्स बोलेंगे या लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट कि ये एक इस समय बहुत क्राउडेड भी हो गया है इंडियन मार्केट। तो 2013 से एक्चुअली बुल रन चालू हुआ था और लास्ट 4 साल में तो अगर हम वो 6 महीने का एक्सट्रीम पेसिमिज्म का शॉर्ट बाउट कोविड रिलेटेड को भी माइनस कर दें, तो 4 साल में तो बहुत ब्रॉडन हुआ है। तो क्या हम एक मैच्योर बुल मार्केट में हैं अभी, या हम अभी भी आपको रनवे ऑफ अपॉर्चुनिटी लंबा दिखता है? इंडिया के बुल मार्केट पिछले 30 साल से चल रही है जय, एंड तो सेंसेक्स 100 से 60,000 हो गया। जब सेंसेक्स 1000 पहुंचा तब भी लोग सोच रहे थे कि बुल मार्केट खत्म हो गया है। जब सेंसेक्स 10,000 हुआ तब भी लोग बात कर रहे थे कि बुल मार्केट खत्म हो गया है। 50,000 हुआ, 60,000 हुआ, और ये 1 लाख भी जाएगा फ्यूचर में, और फिर शायद 2-3 लाख 5 लाख तक भी जाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन ऑल थ्रू आउट नेसेयर्स विल ऑलवेज बी स्केप्टिकल, और बल्कि ये अच्छी चीज है। जितना स्केप्टिसिज्म रहेगा उतना ही मार्केट आगे बढ़ेगा। मार्केट ऐसे ही चलता है। जिस दिन सारे के सारे लोग बुलिश हो गए, इसका मतलब मार्केट टॉप आउट कर गया और फिर बेयर मार्केट शुरू। जी गौतम, अब ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? आप मैनेजमेंट से मिलते हैं, आप उनके कॉन कॉल सुनते हैं, आप बाजार में स्कटल बट करते हैं, क्या खबर है, क्या स्ट्रीट पे बज़ है, वो सब सुनते हैं, अपने खुद नोट्स बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, या ऑल मिक्स? क्योंकि अलग अलग तरीके के कुछ लोग बहुत हार्ड लाइन होते हैं बाजार में कि नहीं, हमें मैनेजमेंट से बात ही नहीं करनी है, हमें सुनना ही नहीं है। और कुछ होते हैं कि नहीं, जब तक मैनेजमेंट का कंफर्ट नहीं आएगा तब तक बाकी सारी तो सेकेंडरी डेटा है जो सबके पास है। सबके पास मतलब सबके जैसे रिटर्न, अल्फा किधर है? तो आप अपना कुछ अगर शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपना पूरा आइडिया जनरेशन प्रोसेस शेयर करता हूँ आपके दर्शकों के साथ। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो
लेकिन अगर आप इस लिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं इंडियन मार्केट में। सो हर रोज एवरी सिंगल डे मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हर एक सिंगल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट गो थ्रू करता हूँ, एंड मैं प्रेस रिलीजेस, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील अनाउंसमेंट्स, पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर अनाउंसमेंट सब ट्रैक करता हूँ। एंड हर क्वार्टर में एक वेबसाइट है screener.in, उसमें जाके मैं चेक करता हूँ कौन सी कंपनीज में ब्रेकआउट अर्निंग्स आ रही है। ब्रेकआउट अर्निंग्स का मतलब वो कंपनीज जिसमें रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 100% की बढ़त है और नेट प्रॉफिट में 400 से 500% प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। सो बेसिकली इन सब कंपनीज में क्या होता है कि शेयर मार्केट इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस को सही लेवल पे लाने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो अगर आप इन कंपनीज के स्टॉक को अगले दिन 5-10% ऊपर भी खरीद लें, अब तब भी उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करता हूं ऑफ माय पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। मेरे जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं और जिन कंपनीज को मैं ट्रैक कर रहा हूं उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करता हूं ऑन ट्रेंड लाइन, अल्फा स्ट्रीट, रिसर्च बाइट्स और कंपनी वेबसाइट का इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन। एंड इस कंपनी के ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, ग्लोबल पीयर्स क्या बोल रहे हैं, उनका आउटलुक क्या है, उस पर भी ध्यान देता हूँ। मैनेजमेंट इंटरव्यूज देखता हूँ बिजनेस चैनल्स पे, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया पे। एंड स्क्रीनिंग टूल्स, मैंने एक screener.in कहा, एक स्क्रीनिंग टूल है तिजोरी फाइनेंस, वो भी इस्तेमाल करता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ कौन सी कंपनीज बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं या आप ET Now भी बहुत रेगुलर देखते हैं। मुझे आपने बताया था एक बार कि आप ET Now बहुत रेगुलर देखते हैं। हाँ जी ET Now बहुत सालों से देख रहा हूँ। और आप ET Now पे भी इंटरव्यूज सारे बिग कॉर्पोरेट्स के बहुत देखते हैं। हाँ जी तो स्क्रीनिंग टूल्स में मैं देखता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो स्क्रीनिंग टूल्स में मैं देखता हूँ जिन कंपनीज का केपेक्स हाल ही में खत्म हुआ है या जो बड़े केपेक्स कर रहे हैं, कौन से कंपनीज के शेयर 52 वीक हाई या मल्टी ईयर हाई मार रहे हैं। दोज आर गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर आइडिया जनरेशन। फिर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, बहुत सारी अच्छी ब्रोकरेज हाउसेज है इंडिया में जो अच्छी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, जैसे एम्बिट, ICICI सिक्योरिटीज, इंडिया इन्फोलाइन, निर्मल बांग, एक्सिस, स्पार्क कैपिटल। और मैं अपने वॉचलिस्ट कंपनीज और पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूँ एंड क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूँ। साथ साथ जब इन कंपनीज का नया इक्विटी इशू आता है तो ये लोग समटाइम्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और या QIP करते हैं। तो QIP ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में भी इंडस्ट्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी नई इंडस्ट्री से कोई नई कंपनी का IPO आ रहा है तो उसका प्रोस्पेक्टस भी पढ़ लेता हूँ। और एक बहुत अच्छा सोर्स है फॉर आइडिया जनरेशन, वो है अच्छे फंड मैनेजर्स के इन्वेस्टर लेटर्स पढ़ना और अलग अलग इन्वेस्टिंग कॉन्क्लेव्स लाइक इंडिया इन्वेस्टिंग कॉन्क्लेव या तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन, उनके कॉन्क्लेव्स अटेंड करना, SOIC के वेबिनार्स अटेंड करना। और हर दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आपको बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स और इनसाइडर बैंक की डिटेल्स भी मिलती हैं, वो भी ट्रैक करना चाहिए। एंड मैगजीन्स में फॉर्च्यून इंडिया, फोर्ब्स इंडिया, आउटलुक बिजनेस मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और न्यूज़पेपर्स में भी काफी अच्छा आइडिया जनरेशन हो जाता है। सो ब्रॉडली ये पूरा लिस्ट है ऑफ आइडिया जनरेशन सोर्सेस। और अगर आप अपने इन्वेस्टिंग करियर में हर दिन ये पूरा लिस्ट गो थ्रू करेंगे तो आपके पास हमेशा अच्छे अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट रेडी रहेगी। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी कभी हो सकती ही नहीं है। अगर आप मेहनत करें, अगर आप लगन से दिल लगा के मेहनत करें हर दिन, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे हमेशा, चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो। राइट। तो गौतम, अभी जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसका कुछ फ्लेवर दीजिए। इफ नॉट स्टॉक्स, किस तरह के थीम्स और बिजनेसेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें इंक्लूड करने का, नंबर ऑफ शेयर्स कितना रखने वाले हैं? कुछ लोग 40-50 शेयर्स रखते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड 8, 10, 15। आपका स्टाइल क्या होगा? हम आज के दिन 2 स्मॉल केस ऑफर करते हैं। एक फ्लेक्सी कैप स्मॉल केस जो वेरिएंट परसेप्शन पे बेस्ड है, और एक मेगा ट्रेंड स्मॉल केस जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स पे बेस्ड है। मैं पहले वेरिएंट परसेप्शन या फ्लेक्सी कैप स्मॉल केस के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। वेरिएंट परसेप्शन आता है जब आपका नजरिया कोई बिजनेस या स्टॉक को लेके बाकी लोगों से अलग हो ओवर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सो इसके लिए अलग अलग ट्रिगर होते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था कि वेरिएंट परसेप्शन उन सिचुएशंस में होता है जहां पे ROC या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बढ़त होती है, अर्निंग्स ग्रोथ आती है, वैल्यूएशन रीरेटिंग होती है और मल्टीबैगर बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? अलग अलग ट्रिगर होते हैं। पहला ट्रिगर क्या हो सकता है? कंपनी एक नए प्रोडक्ट सेगमेंट में जा रही है जो हाई मार्जिन है, बिकॉज ROC एक्सपेंशन मार्जिन एक्सपेंशन से आता है, राइट। दूसरा ट्रिगर क्या हो सकता है? कंपनी एक बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज आएगी। बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी टॉप लाइन बढ़ती है, आपके टोटल कॉस्ट उस सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहते हैं
और जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाते हैं तो फिर आपकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी होती है। और एक ट्रिगर है वेरिएंट परसेप्शन के लिए इंडस्ट्री साइकिल शिफ्ट। जैसे हम लोगों ने पिछले साल देखा 10 साल के बाद फाइनली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इंडिया में उसका साइकिल पलट गया और अब एक बूम चल रहा है। सो इंडस्ट्री साइकिल शिफ्ट एक और एक ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर हो सकता है गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज। अब जैसे आपने देखा पिछले साल से इंडियन गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग पे काफी फोकस कर रही है। सो उसकी वजह से भी आपको वेरिएंट परसेप्शन और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। दूसरा और एक ट्रिगर हो सकता है इंप्रूवमेंट इन एसेट टर्नओवर। सो आरओसी एक्सपेंशन दो जगह से आता है, मार्जिन एक्सपेंशन और एसेट टर्नओवर बढ़ने से। तो एसेट टर्नओवर, ये नई कैपेसिटी पे एसेट टर्नओवर कितना होगा वो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स में मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड और एक ट्रिगर फॉर वेरिएंट परसेप्शन इज डीमर्जर। अभी हाल ही बुल मार्केट में आप देखेंगे काफी सारी कंपनियां ओवरऑल मार्केट का बढ़ाने के लिए डीमर्जर्स करती हैं। फिर रिवर्स मर्जर और एक तरीका है वेरिएंट परसेप्शन के लिए। जैसे अभी दो सिचुएशंस चल रहे हैं। अभी अपोलो ट्राइकोट का मर्जर प्रोसेस चल रहा है एपीएल अपोलो के साथ, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का मर्जर प्रोसेस चल रहा है इक्विटास होल्डिंग के साथ। इन दोनों सिचुएशन में अगर आप मर्जर रेशियो देखें और अगर थोड़ा एनालिसिस करें, आपको कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है। नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन बट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। और एक ट्रिगर है वेरिएंट परसेप्शन के लिए प्रमोटर एंड मैनेजमेंट चेंज। और ये बहुत बड़ा ट्रिगर है क्योंकि जब कोई कंपनी जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स थोड़ा लो परसेप्शन है मार्केट में, जब उसको कोई बहुत अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की ग्रुप टेक ओवर कर लेती है तो आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन मिलता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। पिछले साल अगस्त में सीजी पावर को साउथ इंडिया की मुरुगप्पा ग्रुप ने टेक ओवर किया। एंड मुरुगप्पा ग्रुप का स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज हाईली रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। तो जैसे ही उन्होंने सीजी पावर को अक्वायर किया पिछले साल अगस्त से, उस अनाउंसमेंट के दिन के बाद से आज तक सीजी पावर के स्टॉक ने 1,500% का रिटर्न दे दिया है। इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रिगर से। और दो ट्रिगर हैं वेरिएंट परसेप्शन के। एक है अगर कोई कंपनी का कोई लॉस मेकिंग बिजनेस सेगमेंट है, जब वो उस लॉस मेकिंग बिजनेस सेगमेंट को बेच देती है तो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है और इसलिए मार्केट कैप बढ़ जाता है। दूसरा, अगर एक कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस चल रहे हैं तो उसको एक कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट मिलता है। मार्केट को पसंद है फोकस, सिंप्लिसिटी। सो जब एक कंपनी अपना नॉन कोर बिजनेस बेच देती हैं तो उनको वैल्यूएशन री-रेटिंग मिलती है और एज एन इन्वेस्टर आप भी अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं उस सिचुएशंस में। तो ये तो हो गया वेरिएंट परसेप्शन का, जो स्टेलर वेल्थ फ्लेक्सी कैप स्मॉल की इसका बेसिक फिलॉसफी है। दूसरा, हम लोग फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे कंपाउंडिंग मशीन्स, और ये यहाँ इंडिया में स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्लेस बहुत सारे सेक्टर्स में है। आपके पास स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जिनका क्रिटिकल एप्लीकेशन है, उनमें लॉन्ग टर्म सेकुलर ग्रोथ ट्रेंड चल रहा है। ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एनिमल हेल्थ केयर है, क्रैम्स है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सीडीएमओ है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन प्लेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में भी लॉन्ग टर्म सेकुलर ग्रोथ ट्रेंड चल रहा है। सो म्यूजिक, फिनटेक, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, बहुत सारे सेकुलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंडिया में आज के दिन। सो हमारे पोर्टफोलियो में हम लोग इन दो ट्रेंड्स पे ब्रॉडली फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स एंड वेरिएंट परसेप्शन प्लेस। ग्रेट। गौतम, कुछ आप फ्लेवर दे रहे थे कि आपने करंट पोर्टफोलियोज किस तरह के थीम्स उसमें रखे हैं, कुछ तरह के बिजनेसेस आपको बताएं, इफ सेक्टर्स यू कैन शेयर जो आपको पसंद है। broadly I just mentioned the long term structural trends, so उन सब सेक्टर्स में हम काफी बुलिश हैं। आई थिंक इनमें बहुत सारे साल आगे की ग्रोथ विजिबिलिटी है। लाइक म्यूजिक स्ट्रीमिंग स्पेशली मैं बहुत बुलिश हूँ। आई थिंक इंडिया में अभी भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग अडॉप्शन काफी लो है, एंड रिलायंस जियो की वजह से ये जो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन इंडिया में आए हैं और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जो इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से इंटरनेट इनेबल्ड बिजनेसेस जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेसेस हैं, इनको काफी बड़ा बूस्ट मिला है। सो